नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर। तो साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों का बहुत ही उम्दा क्लास लेकर के। तो साथियों, कुछ समय से अपनी क्लास नहीं आ पा रही थी, कुछ तकनीकी समस्या के चलते। तो मैं आप सभी लोगों के साथ आज जुड़ूंगा और पूरा चैप्टर ही समाप्त करके जाऊंगा। जब मैं आया हूँ तो बिल्कुल चैप्टर समाप्त करके जाऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए किसी बात की भी। तो साथियों, हम लोग राजनीतिक विचारधारा भी शुरुआत किए थे, यानी राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला चालू किए थे हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत में भी देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग बात कर रहे थे कि भैया राजनीतिक सिद्धांत जो है क्या एक किताब है। राजनीतिक सिद्धांत जो किताब है, इसमें मैंने आपको चैप्टर बताया होगा कि मैं कैसे कैसे आपको पढ़ाऊँगा। तो मैंने आपको सबसे पहले उसमें बताया होगा कि भैया पहला जो चैप्टर होता है, हमने इसे 3 यूनिट में बाँटा है। राजनीतिक सिद्धांत की जो किताब है, पहली यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर होगा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम और पद्धतियाँ। दूसरा चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे राज्य का अर्थ और राज्य के निर्माणक तत्व। तीसरा चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है। अगला आप हम लोग पढ़ेंगे इसमें संप्रभुता, सोवरेंटी। तो 4 चैप्टर हम लोगों को पहली यूनिट में पढ़ने हैं। दूसरी यूनिट में राजनीतिक मूल अवधारणाओं को पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग अधिकार देखते हैं, स्वतंत्रता देखते हैं, समानता देखते हैं, न्याय देखते हैं, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र देखते हैं, है ना, विधि एवं दंड के सिद्धांत देखते हैं, नागरिकता देखते हैं। तो लगभग 7 के आसपास चैप्टर दूसरी यूनिट में है। तीसरी यूनिट में आती है हमारी राजनीतिक विचारधाराओं की। विचारधाराओं में हम लोग मेनली जो देखेंगे, 3 विचारधाराएं देखेंगे, उदारवादी, समाजवादी और फांसीवादी। 3 विचारधाराओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं राजनीतिक सिद्धांत की जो पहली यूनिट थी, पहली यूनिट में जो पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम और पद्धतियाँ, वो मैं शुरुआत किया था और मैं उस पर एक लेक्चर ले चुका हूँ, आप लोग जा कर के देखिएगा। ठीक है साथियों। तो आज की जो सेशन होगा, इस चैप्टर को समाप्त मैं करके जाऊंगा। कौन सा चैप्टर? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और क्षेत्र, उपागम और पद्धतियाँ। इसमें मैंने आप लोगों को बेसिक बातें बताई होंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो 2 प्रकार का होता है। राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार का मेरे साथी? 2 प्रकार का होता है। एक होता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, एक होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, या फिर इसे ही हम व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, तो जो मेरे साथी राजनीतिक सिद्धांत है वो कितने प्रकार का है भाई? हमने आपको बताया कि राजनीतिक सिद्धांत 2 प्रकार का है। तो गुरुजी कौन सा है? पहला होता है परंपरावादी या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, ये जो विद्यमान रहा, ये 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। ठीक है साथियों। और ये जो अस्तित्व में आया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। यदि कहा जाए तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मूल रूप से अस्तित्व में आया। ठीक है मेरे साथी। तो राजनीतिक सिद्धांत 2 प्रकार का होता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत,
दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसे ही हम लोग व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से इसको ही हम जानते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यानी कि जो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है, इन दोनों में तुलना करके यदि हम पढ़ें, यदि हम इन दोनों में तुलना करके पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। जो हमारा क्वेश्चन पूछता है, हमें क्वेश्चन को डील करने में क्या होगी, आसानी होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी मेरे साथी। ठीक है भाई। चलिए, तो मैं आपसे बताऊं, एक डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ, देख लीजिए आप। क्या कि मैं इसलिए ये वाला डायग्राम मैं इसलिए बनाता हूँ, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी आप यही डायग्राम क्यों बनाते हो। देखिए ऐसा है, इस डायग्राम को बनाने में क्या है कि सब कुछ इसी में आ जाता है, समाहित हो जाता है इसी में सब कुछ। ठीक है, ठीक। चलिए, कौन सा है भाई, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है मेरे साथी, ये कब से कब तक रहा, ये 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक रहा। 19वीं शताब्दी तक ये रहा। ठीक है, अगली बात करें तो 20वीं शताब्दी में कौन आया, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आया। ठीक है, ये कब आया, ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। यानी कि कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है भाई, समझेंगे आप लोग। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है, इन दोनों हम लोग तुलना करके पढ़ेंगे। ये जो देखते हैं साथियों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में देखते हैं, परंपरागत जो जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये इसका जो दृष्टिकोण है, इसका जो दृष्टिकोण है, इसका जो दृष्टिकोण माना जाता है, ये माना जाता है कैसा भाई, ये आदर्शवादी है, आदर्शवादी या फिर दार्शनिक है। ठीक है, इसका जो दृष्टिकोण माना जाता है वो कैसा माना जाता है, दार्शनिक या आदर्शवादी, यानी कि विचारों में ही है, कल्पना में है, उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। तो आदर्शवादी या दार्शनिक इसका दृष्टिकोण माना जाता है। दूसरी बात हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, ये तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। यह किस पर बल नहीं देता, यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, बल्कि संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। और संस्थाओं के अध्ययन मतलब राज्य सरकार, संप्रभुता, इन सब पर क्या देता है, यह बल देता है। ये मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं करता, यानी कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की क्या करता है, उपेक्षा करता है। मैंने आपको क्या बताया, जरा लिख लीजिए, ये तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, है ना, बल नहीं देता। और पॉइंट लिखें इसमें,
ये संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, अर्थात राज्य सरकार संप्रभुता इन पर क्या देता है, ये बल देता है। ये मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। ठीक है भैया, तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की क्या करता है, ये उपेक्षा करता है, यानी कि इसको जानने का प्रयास नहीं करता। जानने का प्रयास नहीं करता, जानने का प्रयास इसको नहीं करता है। ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ये स्वायत्त नहीं है साथियों। ये क्या नहीं है, ये स्वायत्त नहीं है, ये स्वायत्त नहीं है, अर्थात ये अपनी अध्ययन सामग्री इतिहास, दर्शन, कानून से प्राप्त करता है। बस 1 मिनट का टाइम चाहूँगा। चलिए, तो आप लोगों की कहाँ तक बात हुई? मैंने आपको बताया कि भाई जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत इसका दृष्टिकोण कैसा है, दार्शनिक है, आदर्शवादी है। यह तथ्यों का अध्ययन पर बल नहीं देता है, यह तथ्यों का अध्ययन पर बल नहीं देता और ये संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, अर्थात राज्य सरकार और संप्रभुता, ये संस्थाओं के अध्ययन में ही खोया रहता है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की क्या करता है, उपेक्षा करता है, इसको जानने का प्रयास नहीं करता। मैंने आपको बताया कि ये स्वायत्त नहीं है, ये अपनी अध्ययन सामग्री किस से, इतिहास से, दर्शन से, कानून से आदि से प्राप्त करता है। इन सब से क्या करता है, प्राप्त करता है। ये किस पर आधारित है, तो ये निगमन पद्धति पर आधारित है।
ये निगमन पद्धत, ये निगमन पद्धति पर आधारित है, आधारित है। ये किस पर आधारित है मेरे साथी? निगमन पद्धति पर आधारित है। अन्य और भी पद्धति पर आधारित है ये। जैसे यदि ये बात करूं आपसे तो जैसे ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, कानूनी पद्धति, है ना, ये इन सब पर आधारित है। लिखें आगे, ये दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, इसे हम क्या बोलते हैं? चिंतन मूलक पद्धति बोलते हैं। चिंतन मूलक पद्धति इसे हम बोलते हैं। चिंतन मूलक पद्धति या दार्शनिक पद्धति, कानूनी पद्धति, कानूनी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है, पर आधारित है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था भाई, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, प्लेटो पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि भैया निगमन पद्धति पर आधारित थी। प्लेटो कौन सी पद्धति पर विश्वास करते थे? निगमन पद्धति पर विश्वास करते थे। बल्कि जो अरस्तु थे हमारे, वो यथार्थवादी थे, यानी कि वो अनुभव मूलक पद्धति पर विश्वास करते थे, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि जो निगमन पद्धति क्या होता है, निगमन पद्धति वह होता है जिसमें उत्तर पहले से मालूम होता है, जो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, उसे हम निगमन पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है। वही दार्शनिक पद्धति या चिंतन मूलक पद्धति, कानूनी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, है ना। चिंतन मूलक पद्धति मतलब जिसमें तर्क वितर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसे ही हम लोग चिंतन मूलक पद्धति कहते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो ये सब इन पद्धति पर आधारित है। कौन? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, है ना। इसमें कौन कौन से उपागम का यूज हुआ, कौन कौन से उपागम इसमें यूज में आए, भाई प्रयोग में आए? ठीक है, लिखें, इसमें लिखें कि जो पद्धति प्रयोग हुई है, ध्यान से सुनना, जो पद्धति प्रयोग हुई है वही इसमें उपागम भी प्रयोग हुआ होगा। चलिए लिखें, ये दार्शनिक उपागम, दार्शनिक उपागम, दार्शनिक उपागम, है ना, ऐतिहासिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी उपागम, है ना, कानूनी उपागम, इत्यादि पर आधारित है, पर आधारित है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से उपागम का प्रयोग हुआ। तो दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, है ना, कानूनी उपागम, ये इन सब उपागमों का इसमें प्रयोग हुआ है मेरे साथी। ठीक है भाई। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, या इसे ही हम क्या कहते हैं? व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या लिख लीजिए? व्यवहारवादी, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत। इसमें लिखें, इसका जो दृष्टिकोण है मेरे साथी, इसका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? वो कैसा है? वो वैज्ञानिक है। वो कैसा है? वो वैज्ञानिक है। इसमें दृष्टिकोण कैसा है मेरे साथी? वैज्ञानिक है। बल्कि इसमें कहता था, इसमें आदर्शवादी या दार्शनिक था। तो
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इसमें दृष्टिकोण कौन सा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें पाया जाता है। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये साथियों तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। किस पर बल देता है, तो यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, बल देता है। ये तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो ये राजनीतिक, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। ये कौन सी पद्धति पर आधारित है, तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है ये आगमन पद्धति पर आधारित है। कौन सी पद्धति, आगमन पद्धति। कौन सी पद्धति भैया, आगमन पद्धति पर आधारित है। ये कौन सी पद्धति पर, तो ये आगमन पद्धति पर हमारा आधारित माना जाता है। ठीक है भाई, आगमन पद्धति, इसे ही हम अनुभव मूलक पद्धति भी कह सकते हैं। अनुभव मूलक पद्धति, अनुभव मूलक पद्धति, इसका दूसरा नाम क्या है, अनुभव मूलक पद्धति, यानी अनुभव से सीखा जाता है। अनुभव मूलक पद्धति पर यह आधारित माना जाता है। इसमें कौन कौन से, इसमें और भी लिखें कि ये वैज्ञानिक पद्धति एवं वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। ठीक है भैया, तो आपको समझ में आया कि ये किस पर आधारित है, तो ये अनुभव मूलक पद्धति या आगमन पद्धति से हम कह सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक उपागमों का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है भैया, ये क्या है, ये स्वायत्त है। ये क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये स्वायत्त है, अर्थात अपनी अध्ययन सामग्री किसी से भी प्राप्त नहीं करता, किसी से प्राप्त नहीं करता है। तो ये क्या है, ये स्वायत्त माना जाता है। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आया होगा, क्लियर है बात। मैं एक बार और बता दूं आपको, है ना। मैंने आपको बताया होगा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अपना कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। एक होता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, एक होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत होता है वो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। ठीक है, और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए, तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, इसका दृष्टिकोण कैसा है, दार्शनिक दृष्टिकोण है या आदर्शवादी दृष्टिकोण है इसका। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, अर्थात इस संस्थाओं के अध्ययन में ही खोया रहा। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया, अर्थात उसकी उपेक्षा करी। समझे, तो ये क्या है, ये स्वायत्त नहीं है, अर्थात ये अपनी अध्ययन सामग्री इतिहास, कानून और दर्शन से प्राप्त करता है ना। ये स्वायत्त नहीं है, मैंने आपको बताया ये स्वायत्त नहीं है, ये अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। किससे,
इतिहास से, दर्शन से, कानून से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें ये जो है ये निगमन पद्धति पर आधारित है, निगमन पद्धति पर आधारित ये माना जाता है। अर्थात इसमें और भी पद्धति प्रयोग में आई, जैसे कानूनी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और चिंतन मूलक पद्धति या दार्शनिक पद्धति। जो पद्धति प्रयोग हुई वही इसमें उपागम भी प्रयोग हुए। दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी उपागम इत्यादि पर यह आधारित माना जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मैंने आपको बताया कि ये इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है तो ये तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है, उपेक्षा नहीं करता बल्कि उसको जानने का प्रयास करता है। ये आगमन पद्धति पर आधारित है या इसे हम अनुभव मूलक पद्धति कह सकते हैं। और ये साथियों वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक उपागम का इसमें प्रयोग हुआ है। ये स्वायत्त नहीं है, सॉरी ये स्वायत्त है। भाई स्वायत्त नहीं है कौन सा? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। स्वायत्त है कौन सा? यानी क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो स्वायत्त कौन सा है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यानी व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत क्या है? स्वायत्त है। अर्थात ये अपनी अध्ययन सामग्री किसी से प्राप्त नहीं करता, ये स्वयं ही प्रयोग में लाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए बात करते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उन पर हम लोग जान लेते हैं। ठीक है भैया? चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ओके चलिए क्या देखें? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ कथन देख लेते हैं। चलिए परंपरागत लिखें, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन हैं, जैसे एक है गार्नर। कौन है? गार्नर है, गार्नर। गार्नर ठीक। गार्नर कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का उदय और अंत जो होता है वो राज्य में होता है। यानी गार्नर कहते हैं
कि राजनीतिक विज्ञान का उदय और अंत राज्य में होता है। चलिए लिखें। गार्नर कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का उदय एवं अंत राज्य में होता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? गार्नर कहते हैं। गार्नर ने साथियों राजनीतिक विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है। इसने क्या दिया है? इसने सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा इसने दी। किसने भैया? गार्नर ने। ठीक है, गार्नर के बाद जो आते हैं अपने गेटल। देखिए आप लोग याद करने की चिंता ना करें, याद मैं आपको करा दूंगा, चिंता ना करें किसी बात की। चलिए, एक गार्नर के बाद है गेटल। गेटल गेटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ साथ, यानी कि गेटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। चलिए लिखें। गेटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, अभी याद करना भी सिखा दूंगा, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत मैं खाली समय बैठा रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसको याद कैसे किया जाए, बच्चों कैसे इसको याद कराया जाए, आसान कैसे बनाया जाए। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन और राज्य संगठन और राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। गेटल का हो गया। ठीक है, उसके बाद एक हैं, गेटल हो गए, गार्नर हो गए, एक हैं पोलक, फ्रेडरिक पोलक। पोलक क्या कहते हैं? पोलक कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है ना। पोलक क्या कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है। चलिए लिखें। ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान उसी तरह एक विज्ञान है जिस तरह राजनीतिक विज्ञान उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह नीति शास्त्र एक विज्ञान है। ठीक है मेरे साथी, पोलक का हो गया अपना। अगले हैं ब्राइस हैं, एक लॉर्ड ब्राइस।
लॉर्ड व्राइस, लॉर्ड व्राइस है। लॉर्ड व्राइस क्या कहते हैं? लॉर्ड व्राइस कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक विज्ञान है। यानी कि राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। परिवर्तित की भी बात करते हैं लॉर्ड व्राइस। तो राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। कौन कहते हैं? लॉर्ड व्राइस कहते हैं। लिखें, राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। परिवर्तित विज्ञान है। ठीक है भाई मेरे साथी। अगले हैं बिलोबी। कौन है भैया? बिलोबी। बिलोबी क्या कहते हैं? बिलोबी का भी महत्वपूर्ण है। बिलोबी कहते हैं राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। यानी राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। लिखिए, राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। ये कौन कहते हैं? ये बिलोबी कहते हैं। बिलोबी यानी कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य संगठन एवं कानून की व्याख्या की जाती है। ये कौन कहते हैं? कौन मानते हैं? तो बिलोबी मानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कथन है। किससे संबंधित? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित 4-5 कथन है, याद रखेंगे। गार्डनर कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का उदय और अंत कहाँ होता है? तो राज्य में होता है। कहाँ होता है? राज्य में होता है। गार्डनर ने राजनीतिक विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी। गेटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए। पोलक क्या कहते हैं? कहते हैं राजनीतिक विज्ञान उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है ना। अगले हैं लॉर्ड व्राइस। लॉर्ड व्राइस कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है ना। एक है बिलोबी, मैंने आपको बताया, कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान में राज्य सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। ठीक है भाई, तो ये बिलोबी कहते हैं। अब मैं बात बताऊँ आपको याद कैसे करें भाई, कि गुरुजी आपने तो बता दिया, अब हम कैसे याद करें? कुछ देखिए, ऐसे भाई याद तो करने पड़ेंगे कि क्वेश्चन आता है, आपको याद करने पड़ेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं मेरी नज़र में जो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से जरूर करने होंगे। तो साथियों, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। मैं आप लोगों को शनिवार में और संडे में 2 दिन प्रैक्टिस करा दिया करूँगा। शनिवार और संडे 2 दिन आपको प्रैक्टिस करा दिया करूँगा। चिंता नहीं कीजिए किसी भी बात की। ठीक है भाई साथी मेरे, ओके। तो गार्डनर कहते हैं, गार्डनर का तो याद रखेंगे कि भैया गार्डनर ने सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है। गार्डनर कहते हैं राजनीतिक विज्ञान का उदय और अंत जो होता है वो कहाँ होता है? राज्य में होता है। इतना तो आप याद रखना पड़ेगा भाई। गेटल, जैसे मान के चलो, गेटल से आप याद रखेंगे। मान चलो ये कहा है गेटल, गेट मतलब गेट मतलब दरवाज़ा। जब आप दरवाजे पर बैठ जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप अपनी पुरानी यादों को सोचते हैं। अरे
निगेटिव में मत ले जाइए। आप सोचते हैं अपने पुरानी यादों को कि हम बचपन में ऐसा किया करते थे, है ना, फिर हम ऐसे आए, कुछ हमने परिवर्तन किया और हम भविष्य में ये करेंगे। तो आप बैठे 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 गेट पर बैठ करके आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे थे कि हम यहाँ से पैदल चले जाया करते थे, घोटू घोटू सरक करके चले जाया करते थे, है ना। उसके बाद हम बड़े हुए, परेशान करना शुरू किया हमने घर वालों को। उसके बाद हम आज आगे जीवन में कुछ और करेंगे। तो आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कहाँ पर, गेट पर। आप अतीत की भी बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, आप भविष्य की भी बात करते हैं। याद रखेंगे इस बात से। तो गेट सा मतलब गेटर याद रखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत की भी बात कर रहे हैं आप, वर्तमान की भी बात कर रहे हैं आप, भविष्य की भी बात कर रहे हैं। तो गेटल के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ साथ राज्य संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत क्या है आपके दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आइए कहें अगले, फ्रेडरिक पोलक। तो पोलक से मतलब आ रहे आदि भाई साहब, पोल याद आ रही, पोल। पोल पोल मतलब समझ रहे, गांव देहात में कहते होंगे कि आप आज तेरी पोल खुलेगी, आज तेरी पोल खुलेगी। और भाई साहब ये पोल खोल देंगे। ये क्या कह रहे हैं, फ्रेडरिक पोलक कह रहे हैं ये पोल खोल रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान उसी तरह एक विज्ञान है जिस तरह एक नीति शास्त्र एक विज्ञान है। इन्होंने पोल खोल दी भाई साहब, राजनीति विज्ञान की पोल खोली। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, पोल खोल दी। मान के चलो ये जो लॉर्ड व्राइस हैं, ये जो लॉर्ड व्राइस हैं, लॉर्ड व्राइस मान के चलिए साथियों, ये मौसम वैज्ञानिक हैं। ये आए, कहाँ से आए, ये आए अमेरिका से। कहाँ से आए भैया, जे आए अमेरिका से, मतलब अमेरिका से, ओके, यूएसए। तो ये आए, ये मौसम वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा, अब जे यार मौसम वैज्ञानिक है तो मौसम की बात करेगा आदमी। कौन है मौसम वैज्ञानिक, लॉर्ड ब्राइस। तो जो ब्राइस जो है वो मौसम वैज्ञानिक है, मान के चलिएगा। जो मौसम वैज्ञानिक है वो मौसम विज्ञान की बात करेगा। क्लियर है बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। यानी मौसम विज्ञान की अगर बात आ जाए तो कौन किसा किसा टिक लगाएंगे आप, लॉर्ड ब्राइस को टिक लगाएंगे। लॉर्ड ब्राइस को आप टिक लगाएंगे। तो लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। बिलोबी का याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बिलोबी का याद रखेंगे। राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है, राज्य, सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। वी से याद रखेंगे, बी से मतलब बिलोबी, बी से व्याख्या किस किस की, राज्य, सरकार और कानून की व्याख्या इसमें की जाती है। क्लियर भैया, चलिए बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की, ठीक है। इसे आप लोग उतारिए जरा, याद हो गए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें साथियों, ठीक है। आप नए तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए, ठीक।
चलिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करते हैं साथियों। समझ में तो आ रहा है नहीं? देखिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करें कि सर क्लास कैसी लगी। ठीक है भाई साथियों, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस चैप्टर को इस क्लास में समाप्त करा करके जाऊं। ठीक है भाई मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, धुरंधरों, आप सभी का चयन पक्का है, ध्यान रखिएगा, आप सभी का चयन पक्का है। एलटी ग्रेड में आप अध्यापक बनने की रेस में हैं। चलिए भाई, देखिए हमको भाई, यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। मेरे साथियों, आप लोग रातों की नींद हराम कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने आलस को त्याग दिया, जिस व्यक्ति ने नींद त्याग दी, वो व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ तो करेगा और अच्छा ही करेगा। एक अच्छा नागरिक हो सकता है, वो एक अच्छा लोक सेवक बन करके इस देश की उन्नति में अपना अहम योगदान प्रदान करे। चलिए, मैं बात करता हूं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की। हम लोग कुछ बातें इसमें जान चुके हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, तो साथियों पूरा सब कुछ लिखना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए क्लास ज़्यादा लंबी खिंच जाती है मेरे लिखने से। लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ टफ है, वहाँ मैं लिखूंगा। क्लियर? चलिए, वहाँ मैं आपको लिख करके दूंगा। तो बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसे ही हम लोग व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत, ये कब अस्तित्व में आया? तो ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। तो ये कब अस्तित्व में आया भैया? 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। क्लियर है बात? चलिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसके उदय में एक व्यक्ति हैं, विचारक हैं, एक ग्राहम बालास। इसके उदय में ग्राहम बालास और आर्थर बेंटले, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ग्राहम बालास की जो पुस्तक है उसका नाम है, क्या नाम है भाई उसका? उसका नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। उसका नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और आर्थर बेंटले की जो पुस्तक का नाम है, उसका नाम है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट उसका नाम है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। तो मैंने आपको बताया, ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में जो ग्राहम बालास हैं और आर्थर बेंटले जो हैं, इनकी दोनों की अपनी अपनी पुस्तकें हैं। जैसे ग्राहम बालास की जो पुस्तक है उसका नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और आर्थर बेंटले की पुस्तक है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दोनों व्यक्तियों की, इन दोनों पुस्तकों में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, तो ये जो ग्राहम बालास थे, ग्राहम बालास ने साथियों मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया। किसने? ग्राहम बालास ने। ग्राहम बालास ने मनोविज्ञान की सहायता से
मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया, जबकि आर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की सहायता से समूह के अध्ययन पर बल दिया। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में साथियों, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में किस किस का योगदान माना जाता है और किस किस का योगदान माना जाता है। औरों में अगर बात करी जाए तो जैसे दो संस्था हैं, एक है अमेरिकन सोशल साइंस एंड एसोसिएशन, अमेरिकन सोशल साइंस एंड एसोसिएशन, और एक है सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। तो इन दोनों संस्थाओं का क्या माना जाता है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के उदय में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। किस किस का? अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1925 के बाद में साथियों क्या हुआ कि 1925 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई। इसमें ये निर्णय लिया गया, इस बात पर विचार किया गया कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत लोगों के, मनुष्य की समस्याओं को समझाने में, समस्याओं को सुलझाने में अब ये क्या है, ये कार्य नहीं कर रहा है। तो ये मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने में, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के स्थान पर हमें कोई और सिद्धांत अपना लेना चाहिए। तो इसी समय आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपनाया गया। और ये जो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1925 में जो बैठक हुई थी, इसी बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे चार्ल्स मेरियम अध्यक्षता कर रहे थे। इसीलिए चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धिक जनक कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का। चार्ल्स मेरियम की एक पुस्तक है प्राइमरी इलेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि 1925 में राजनीतिक शास्त्रियों की अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जो बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो लोगों की समस्याओं को समझाने में क्या है, सक्षम नहीं है। इसलिए हमें इसके स्थान पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत को अपना लेना चाहिए। ये जो अध्यक्ष इसमें जो अध्यक्ष थे 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय में बैठक हो रही है, इसमें जो अध्यक्ष हैं वो चार्ल्स मेरियम हैं। इसीलिए चार्ल्स मेरियम की बुद्धिमत्ता के आधार पर, उनकी बौद्धिक शक्ति के आधार पर सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। इसीलिए साथियों, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो बौद्धिक जनक कहा जाता है वो चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है प्राइमरी इलेक्शन। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? मैंने आपको बताया होगा कि ये जो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है, ये इसका दृष्टिकोण कैसा था? मैंने आपको बताया, ये जो इसका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक है। ये तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है भाई, यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई होंगी व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में। एक हैं रॉबर्ट डाहल क्या कहते हैं? रॉबर्ट डाहल कहते हैं कि व्यवहारवादी जो राजनीतिक सिद्धांत है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन है। क्या है? आंदोलन है। इतना आप लोग लिखें। कुछ और बातें याद रखेंगे कि जो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में
जिस 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 राजनीति का उदय हुआ उसे शक्तिवादी राजनीति कहा गया या पावर ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया। इतना आप लोग लिखने का प्रयास करें। आप लोग लिखें साथियों, क्योंकि मेरे लिखने से समय ज़्यादा व्यतीत होता है, समय ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप लोग लिखें भाई। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आपने डाल लिया, 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए, ये डाल लिया। चलिए इसमें लिखें, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में ग्राहम बालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ऑर्थर बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, आगे लिखें नए पैराग्राफ से। ग्राहम बालास ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया एवं ऑर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की सहायता से समूह के अध्ययन पर बल दिया। आगे लिखें, पैराग्राफ चेंज। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के उदय में अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के उदय में अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
यहाँ लिख लिया कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के उदय में अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आगे लिखें 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में चार्ल्स मेरियम की अध्यक्षता 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 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों की राजनीतिक शास्त्रियों की एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के स्थान पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को अपना लेना चाहिए। ठीक है भाई, आगे लिखें अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति का उदय हुआ उसे शक्तिवादी राजनीति कहा गया। ब्रैकेट में लिखें पावर ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया। ठीक है भैया, लिखें आगे रॉबर्ट डाहल का कथन है लिखें व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत
व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन है, एक आंदोलन है, एक आंदोलन है। याद रखेंगे। चलिए इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए इसे। ओके, आगे याद रखें मेरे साथी कि ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसके उदय में आगे चल करके एक है डेविड ईस्टन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में जो डेविड ईस्टन हैं, डेविड ईस्टन साहब कुछ सिद्धांत, इन्होंने कुछ सिद्धांत, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए जिससे कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके। यानी कि आगे चल कर के, अभी लिखना मत, मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी मैंने कहा कि आगे चल कर के डेविड ईस्टन ने कुछ सिद्धांत, कुछ मॉडल प्रस्तुत करे जिससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके। ये जो डेविड ईस्टन है मेरे साथी, डेविड ईस्टन को क्या कहा जाता है? डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का भी जनक कहते हैं हम लोग। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का भी जनक कहते हैं। डेविड ईस्टन को आगत निर्गत सिद्धांत का भी जनक कहते हैं, है ना। आगत निर्गत सिद्धांत का भी जनक कहते हैं। इनको व्यवस्था सिद्धांत का भी जनक कहते हैं, व्यवस्था सिद्धांत का भी जनक कहते हैं। इनको मूल्य के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत का भी जनक कहते हैं। समझ रहे हो कितने जनक हैं? पूछ लेता कि मूल्य के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत के जनक कौन है, तो डेविड ईस्टन है ना। आगत निर्गत सिद्धांत के जनक कौन है, तो डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? डेविड ईस्टन है। तो इन्होंने कुछ मॉडल, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करे जिससे कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके, है ना। याद रखेंगे। एक दो कथन है। एक है कैटलिंग। कौन है? कैटलिंग है एक। कैटलिंग, कैटलिंग ने क्या कहते हैं? कैटलिंग कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं। राजनीतिक विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कैटलिंग है, कैटलिंग मैं अभी बताऊंगा आपको, याद कैसे करेंगे। कैटलिंग, कैटलिंग क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक जो विज्ञान है वह शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं। शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं, कैटलिंग कहते हैं। हम देख रहे हैं कैटलिंग। कैटलिंग जैसे जब आप ये अनुमान लगाइए, जैसे आपको कोई काट ले, जैसे कोई आपको कोई काट ले, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ काट ले आपको, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? भाई आपके शरीर में यदि सहन शक्ति है, आपके शरीर में यदि शक्ति है, पावर है, तो आपको जो काटा है उसने, आप उसको झेल जाएंगे। पावर नहीं है तो आप चले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो कैटलिंग कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसे याद रखेंगे, कैटलिंग मतलब काटना। जब काट लेगा कोई आपको तो शक्ति की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो राजनीतिक विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं। कौन कहते हैं? कैटलिंग। ठीक है। हेराल्ड लासवेल, हेराल्ड लासवेल कहते हैं राजनीतिक विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांट कर उसका प्रयोग करने में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है शक्ति क्या है, शक्ति क्यों है, शक्ति कैसे है, ये इनकी पुस्तक है। आगे चलकर के साथियों,
आगे चल करके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के स्थान पर हमको उत्तर व्यवहारवाद देखने को मिला। उत्तर व्यवहारवाद, हमारा व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत चल रहा था, हमको क्या देखने को मिला? व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद देखने को, यानी व्यवहारवाद अब क्या है? समाप्त हो रहा है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो उसका समाप्ति की अपनी श्रेणी पर चल रहा है, समाप्ति की ओर चल रहा है, इसलिए हमने उसे क्या कह दिया? उत्तर व्यवहारवाद कह दिया। उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है? डेविड स्टन है। डेविड स्टन माने जाते हैं। आगे अभी हम लोग आगे बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद पर, ठीक है भैया। इतना लिखें, जरा थोड़ा सा और लिखें इसमें, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में लिखें। आगे चलकर नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखें, आगे चलकर कालांतर में, आगे चलकर कालांतर में डेविड स्टन द्वारा, डेविड स्टन के द्वारा कुछ सिद्धांत व मॉडल, कुछ सिद्धांत व मॉडल प्रस्तुत किए गए, प्रस्तुत किए गए, जिससे, जिससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को, जिससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके, सही सही जाना जा सके, सही सही जाना जा सके। एक ब्रैकेट में एक बॉक्स टाइप का बनाइएगा, बॉक्स टाइप का बना लें आप ऐसे करके बॉक्स, इसमें लिख लें जो डेविड स्टन है, इसे, इन्हें किस किस का जनक कहा जाता है? इन्हें लिखें व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का जनक, ठीक है। आगे लिखें आगत निर्गत सिद्धांत का जनक, ठीक है। इन्हें व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत का जनक, ठीक है। मूल्य के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत का जनक, ठीक है। तो ने इन सब का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक, आगत निर्गत सिद्धांत का जनक, व्यवस्था सिद्धांत का जनक, मूल्य का आधिकारिक सिद्धांत का जनक, आवंटन का जनक। कौन कहते हैं? कौन है ये? डेविड स्टन है। आगे लिखें कैटलिंग का कथन है, कैटलिंग क्या कहते हैं? कैटलिंग कहते हैं कि, लिखें कैटलिंग का कथन है या कैटलिंग के अनुसार, जो भी आप लिखना चाहें, जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है भैया। क्लास पढ़ने के बाद बताइएगा क्लास कैसी लगी। और ये जो चैप्टर है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कैटलिंग के अनुसार लिखें राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त, शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राजनीतिक विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कौन कहते हैं? कैटलिंग कहते हैं। आगे लिखें हेराल्ड लासवेल के अनुसार, हेराल्ड लासवेल के अनुसार, है ना। लिखें, आगे लिखें राजनीतिक विज्ञान का, राजनीतिक विज्ञान का सरोकार, राजनीतिक विज्ञान का सरोकार
शक्ति को संवारने, राजनीतिक विज्ञान का सरोकार, शक्ति को संवारने, शक्ति को संवारने एवं मिल बांट कर उसका प्रयोग करने से है, उसका प्रयोग करने से है। हराल्ड लासवेल की पुस्तक क्या है भाई? हराल्ड लासवेल की जो बुक है वो क्या है? शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? शक्ति क्यों है? शक्ति कैसे है? यानी कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, तो ये देखेंगे। बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की। मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। ठीक है भाई, उत्तर व्यवहारवाद, उसके बाद हम लोग इसे भी लिख लेंगे। ज़्यादा 15 मिनट की क्लास अपनी, अब ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटे। मैंने आपको कहा था कि मैं 1-1.5 घंटे लूँगा आपसे और इतनी देर में मैं आपको चैप्टर समाप्त कर दूँगा। यानी कि ये जो चैप्टर होता है अपना, ये 2 घंटे का चैप्टर होता है, 2 घंटे में। ये छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बड़ा चैप्टर जैसे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, संप्रभुता है ना, अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र है। ठीक है, ये चैप्टर कैसे हैं? थोड़े बड़े चैप्टर हैं, और सबसे ज़्यादा जो बड़े चैप्टर हैं वो संप्रभुता है और लोकतंत्र का है और राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत का है। और अगले अपनी ये विचारधाराओं के हैं, समाजवाद और उदारवाद। ये दोनों बड़े लंबे चौड़े चैप्टर हैं। देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, जहां मैंने आपको बताया था साथियों, अभी इसके विषय में थोड़ा जान लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, कि जो उत्तर व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद की ना तो क्रिया है ना ही प्रतिक्रिया है, बल्कि व्यवहारवाद में क्या है? ये एक संशोधन है। ये क्या है? ये व्यवहारवाद में क्या है? एक संशोधन है। व्यवहारवाद में संशोधन है। क्या भैया? संशोधन है। व्यवहारवाद में क्या है? एक संशोधन है, ना तो इसकी क्रिया न प्रतिक्रिया, बल्कि इसमें क्या? संशोधन है। क्लियर बात? मैंने आपको बताया होगा, जहाँ जो परंपरावादी था, परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत था, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, परंपरागत जो सिद्धांत था और प्लस कौन सा था अपना? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत था, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, ये इसका दृष्टिकोण कैसा था? ये इसका दृष्टिकोण कैसा था? दार्शनिक था। कैसा था? दार्शनिक था, आदर्शवादी था। ये जो था, इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की क्या थी? उपेक्षा करी थी, उपेक्षा करी थी। और इसने किस पर बल अधिक दिया था? किस पर बल दिया था? तो इसने संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया था। इसने क्या करा? तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं दिया, बल्कि इसने संस्थाओं के अध्ययन में ही उलझा रहा। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा की। बल्कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत था, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? वो वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक था। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया। इसने तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। वहीं ये जो
उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद ने साथियों, उत्तर व्यवहारवाद में है क्या करा, इसने संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को भी जानने का प्रयास किया। लिखिए, इसने, मैं आपको बता दूं कि इसने क्या करा, इसने संस्था के अध्ययन के साथ साथ, संस्था के अध्ययन के साथ साथ किस पर बल दिया, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का इसने प्रयास किया। यानी कि इसमें क्या करा, संस्था के अध्ययन पर भी बल दिया इसने, यानी राज्य सरकार संगठन इन सब पर बल दिया, संप्रभुता इन सब पर बल दिया। इसका मतलब इसका ये क्या है, ये दार्शनिक भी है इसका दृष्टिकोण, बल्कि इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को भी जानने का प्रयास किया। इसने तथ्यों के अध्ययन पर भी बल दिया, तथ्यों के अध्ययन पर भी बल दिया। इसका मतलब इसमें वैज्ञानिकता भी है, इसमें क्या है, वैज्ञानिकता भी है, वैज्ञानिकता भी है इसके अंदर, समझ रहे। इसमें क्या है, इसमें दर्शन प्लस विज्ञान का क्या है, समन्वय हमको दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, बल्कि इसमें दर्शन और विज्ञान का समन्वय है। मैंने आपको बताया कि जहां परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण दार्शनिक था, ये मैंने आपको बताया होगा कि ये तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, बल्कि ये राज्य सरकार संप्रभुता इन सभी संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, इन सब में खोया रहता है, और ये मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं करता। बल्कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मैंने आपको बताया होगा, इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। बल्कि जो उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद साथियों संस्था के अध्ययन में भी बल देता है, यानी कि संस्था के अध्ययन पर बल देता है, राज्य सरकार और संप्रभुता पर भी बल देता है, अर्थात ये दार्शनिक भी है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। इसका मतलब ये वैज्ञानिक भी है। इसका मतलब क्या है, उत्तर व्यवहारवाद में दार्शनिक और वैज्ञानिक, दार्शनिक और वैज्ञानिकता का, दार्शनिकता और वैज्ञानिकता का क्या है, इसमें समन्वय हमको दिखाई देता है। यानी कि आदर्शवादी भी है और ये वैज्ञानिकता भी इसके अंदर देखने को मिलती है। इन दोनों में समन्वय स्थापित किया इसने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे हाँ या ना? ये जो उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। कौन से उपागम पर आधारित है? तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो अंतर विषयक उपागम पर आधारित माना जाता है। अंतर विषयक उपागम, कौन से उपागम भैया? अंतर विषयक उपागम। कौन से उपागम भैया? अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। अंतर विषयक उपागम का मतलब होता है, अंतर विषयक उपागम जो हमको देखने को मिलता है, यानी कि इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ माना जाता है कि जैसे मान के चलिएगा, आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो ये कहता है अध्ययन के विषय में कि किसी विषय का अध्ययन, किसी एक विषय का अध्ययन करते समय हमें उसी विषय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसी विषय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज विज्ञान की सहायता से, बल्कि सामाजिक विज्ञान की सहायता से अन्य विषयों का भी सहारा ले लेना चाहिए, जिससे हमें अपने विषय को मजबूती मिल सके। यानी कि कहता है कि अंतर विषय उपागम कहता है कि हमें किसी एक विषय का अध्ययन करते समय हमें उसी विषय पर अटके नहीं रहना चाहिए, उसी विषय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें सामाजिक विज्ञान की सहायता से अन्य विषयों का भी सहारा ले लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने विषय को मजबूती प्रदान कर सकें। समझ गए मेरी बात? समझ गए? चलिए, एक दो कथन है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हम लोगों को लिखना है।
उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हमको लिखना है। आप लोग पेन कॉपी उठाइए और भैया लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। लिखें, उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन माने जाते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन माने जाते हैं। नई लाइन से लिखें, यह व्यवहारवाद की ना तो क्रिया है और ना ही प्रतिक्रिया है, बल्कि व्यवहारवाद में एक संशोधन है। आगे लिखें, जहां परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण दार्शनिक है, और ये तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, संस्थाओं के अध्ययन में ही संलिप्त रहा। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया। आगे लिखें, एक और लिख लें, जहां आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। जानने का प्रयास करता है। आगे लिखें नए पैराग्राफ से, वहीं उत्तर व्यवहारवाद संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ
मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। अर्थात अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में लिखें, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में, उत्तर व्यवहारवाद में दर्शन और विज्ञान का समन्वय दिखाई देता है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में दर्शन और विज्ञान का समन्वय दिखाई देता है, दर्शन और विज्ञान का समन्वय दिखाई देता है, दर्शन और विज्ञान का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है भाई साथी, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? अरे हाँ या ना? आगे लिखें नए पैराग्राफ से। उत्तर व्यवहारवाद अंतर विषयक उपागम पर आधारित होता है। उत्तर व्यवहारवाद अंतर विषयक उपागम पर आधारित है, अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। आगे लिखें अंतर विषयक उपागम का अर्थ, अंतर विषयक उपागम का अर्थ। आगे लिखें अंतर विषयक उपागम का अर्थ, अर्थ अर्थ में लिखें किसी एक विषय का, किसी एक विषय का अध्ययन करते समय, अध्ययन करते समय हमें उसी विषय तक, उसी विषय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामाजिक विज्ञान की सहायता से, बल्कि सामाजिक विज्ञान की सहायता से, सामाजिक विज्ञान की सहायता से, बल्कि सामाजिक विज्ञान की सहायता से सहायता से सहायता से उसे और मजबूती प्रदान करनी चाहिए, उसे और मजबूती प्रदान करनी चाहिए, और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। ठीक है भाई, लिखें एक कथन लिखें, सीले का कथन है, एक है सीले, सीले का कथन है, सीले का कथन है, सीले का कथन है राजनीति के बिना, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, निष्फल है। और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, और इतिहास के बिना राजनीति
निर्मूल है, यहाँ तक लिख लिया। इनका एक और है, लिखें, दूसरा लिखें इनका। इतिहास के उदार प्रभाव के बिना, इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है। लिखें, इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है। इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है। राजनीति बर्बर है। इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है। आगे लिखें, राजनीति के साथ संबंध भुला देने पर, राजनीति के साथ संबंध भुला देने पर राजनीति के साथ संबंध भुला देने पर इतिहास साहित्य मात्र रह जाएगा। इतिहास साहित्य मात्र रह जाएगा। ठीक है, साहित्य मात्र रह जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है। इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है, और राजनीति के साथ संबंध भुला देने पर इतिहास साहित्य मात्र रह जाएगा, ये कहते हैं। इनका दूसरा क्या है, ये कहते हैं कि राजनीति, यानी कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, और इतिहास के बिना राजनीति कैसी है, निर्मूल है, ये कहते हैं। एक है फ्री मैन, एक है भाई साहब फ्री आदमी है। फ्री आदमी कैसी बात करेंगे, हम जानते ही, फ्री आदमी ऐसी बात करेंगे। चलो लिखो, इतिहास अतीत की राजनीति है। इतिहास अतीत की राजनीति है। इतिहास अतीत की राजनीति है, और राजनीति अतीत का इतिहास। लिखें, इतिहास अतीत की राजनीति है। इतिहास अतीत की राजनीति है, और राजनीति अतीत का इतिहास है। ये फ्री मैन है, ये फ्री आदमी है, ऐसी बात कर रहा है, समझ रहे हैं कि राजनीति अतीत का इतिहास है, और इतिहास अतीत की राजनीति है, ये बात कर रहे हैं। तो चलिए भाई, ये जो चैप्टर है अपना, ये समाप्त हो चुका है। कौन सा, पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत में आपका समाप्त हो चुका है, पहले यूनिट का। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम और पद्धतियाँ। ठीक है भैया, तो ये सभी हम लोगों ने पूरा देख लिया होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे यहीं पर विदा चाहता हूँ। तो साथियों, जितने भी मेरे साथी भाई बंधु बहनें, जितने भी हमारी जुड़ी हुई हैं चैनल के साथ, आप लोग सभी सहयोग करें, और आपका भाई आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। मैं पूरी कोशिश करूँगा साथियों कि आपका जो प्रश्न है वो मेरे कंटेंट में से, और आप लोगों का जो मैं सेट कराऊँ उसमें से ही आए। मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा मेरे साथी। ओके, तो जब तक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपने अपने सभी बच्चे स्टेटस पर लगाएंगे क्लास को कि हाँ गुरुजी एक बार दोबारा पुनः आ चुके हैं। तो सभी बच्चे अपने स्टेटस पर लगाएं, व्हाट्सएप पर लगाएं, फेसबुक पर डालें। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।